दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टैक्स न्यूज चैनल। हमेशा की तरह बात शुरू करने के पहले आपसे वही एक विनती करनी है, गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसमें जो बेल आइकॉन है वो बेल आइकॉन जो है जरूर, बेल आइकन मतलब घंटी की आकृति का जो बटन है उसे दबा दें, ताकि जब भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे, तत्काल आपको उसकी सूचना मिल जाया करे। क्योंकि हमारी जानकारी में कि जब भी कोई नया दर्शक हमारा वीडियो देखता है तो हमारे वीडियोस के बारे में उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है और वो ये चाहता है कि हम जैसी कोई अगला वीडियो डालें तो उसकी सूचना उसको तत्काल मिल जाया करे, ताकि वो तुरंत उसको देख सके। तो इसमें ऐसे दर्शकों को ये करना उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में आज के वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना न भूलें। तो इस समय जो चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव है, 18वीं लोकसभा का चुनाव, वो लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है और 2 चरण सिर्फ शेष रह गए हैं। और इस दौरान इस चुनाव में सबसे ज्यादा जो मोदी सरकार को परेशान करने वाली चीज रही, वो चीज रही कि संविधान का बदलने का जो खतरा है, वो संविधान बदलने के खतरे से जो पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं और दलित वर्ग के मतदाता हैं, जिन्होंने विगत 2 चुनावों में मोदी को बहुत जबरदस्त समर्थन दिया था, वो उससे बिदक गए और ये इस मुद्दे ने इस कदर तूल पकड़ा, ये इस कदर उनकी गले में अटक गया ये मुद्दा कि मोदी जी बराबर सफाई देते रहे कि नहीं, ऐसा कुछ करने का हमारा इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुए और इस आधार पर बहुत सारा उनका वोट खिसक के विरोधी पाले में चला गया। अब कितना गया है, फिर इससे कोई बदलाव सरकार में वास्तव में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो एक अलग प्रश्न है, हमारे कहने का मतलब नहीं। तो हमने इस बात की चर्चा आज इसलिए करनी चाहिए कि ये गलतफहमी पैदा नहीं होनी चाहिए कि संविधान को बनाए रखने की वचनबद्धता जरूरी है, वरना सरकार गड़बड़ हो जाएगी, कोई भी सरकार। कई बार ऐसा भी हुआ है कि संविधान को बदलने की मांग रखकर ही सरकार ने जन समर्थन जुटाया, किसी पार्टी ने जन समर्थन जुटाया सरकार बनाने के लिए। खास तौर से हम जनता पार्टी की सरकार का युग याद करते हैं, जब जनता इमरजेंसी के बाद जो 1977 में चुनाव हुआ, तो जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति दर्शन को सबसे आगे रखा। और संपूर्ण क्रांति दर्शन क्या था कि संपूर्ण क्रांति दर्शन के लागू करने का मतलब है था कि संविधान में व्यापक परिवर्तन करना। जनता भी उसको समझ रही थी और जनता उस समय संविधान में व्यापक बदलाव की पक्षधर हो गई थी। जनमत उसके पक्ष में था और इसका पूरा लाभ जनता पार्टी को, सरकार को बना। इसलिए जब जनता पार्टी की सरकार गठित हुई तो वो घोषणा पत्र में जो जेपी के संपूर्ण क्रांति के दर्शन के आधार पर जो कार्यक्रम घोषित किए गए थे, उनको कैसे लागू किया, उनको कैसे अमल में लाया जाए, इसके लिए धुरंधर समाजवादी नेता मधुलिमय की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई। उसमें जैसे कुछ बातें थी, जैसे उन्होंने कहा दल बदल विरोधी कानून बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जो कोई सांसद या विधायक भी उसमें शामिल करने की भावना थी, वो अगर नाकारा है, चुने जाने के बाद वो लोगों के काम नहीं करते, लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते, तो लोगों को उनको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था, रिकॉल की व्यवस्था है, तो इसको करना चाहिए। तो मधुलिमय की कमेटी ने जब इनको जो है इन प्रस्तावों को अमल पर लाने में जब विचार विमर्श शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आदर्शवादी तरीके से इस बारे में इसका केवल एक पहलू तक सीमित नहीं रखा जा सकता। हम आदर्शवाद में एकदम इतने डूब जाएं कि अब विवेक का प्रयोग ही ना करें और केवल एक ही पहलू पे, अच्छे पहलू पे गौर करें। इसके नकारात्मक पहलू पे भी गौर करना पड़ेगा। और उन्होंने नकारात्मक पहलुओं को गौर किया तो उन्होंने पाया कि ये जो है बदलाव हम लाने तो चाहते लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लेकिन इन बदलावों से तो हो सकता है उल्टे लोकतंत्र की हत्या हो जाए। तो फिर बैकफुट पे चली गई जनता पार्टी की सरकार।
उन्होंने कहा दल बदल विरोधी कानून को अगर लागू करेंगे तो क्या होगा कि जो दल को चलाने वाला जो नेता है उसकी तानाशाही दल के लोगों को झेलनी पड़ेगी। वो पता चला कि वो एक मनमाने तरीके से कोई फैसला लेता है तो उस फैसले के अनुमोदन के लिए उसके जो सदस्य इस कारण से बाध्य रहेंगे चुने हुए सदस्य कि अन्यथा उनकी सदस्यता चली जाएगी अगर हम दल बदल विरोधी कानून लागू करते थे। तो उन्होंने कहा दलों की आंतरिक स्वतंत्रता में ये घातक चीज है और आंतरिक स्वतंत्रता भी एक बड़ा तथ्य है लोकतंत्र के लिए। दलों में आंतरिक स्वतंत्रता, इसलिए हम दल बदल विरोधी कानून को लाने की गलती नहीं करेंगे। तो वो इससे भी पीछे हट गई। फिर उसके बाद में रिकॉल की पावर के बारे में भी विचार किया गया। उन्होंने कहा मान लीजिए कोई लोगों ने एक अच्छे नेता को चुन लिया लेकिन वो कमजोर वर्ग से आया है, वो और दबंगों ने तय कर लिया हम इस नेता को नहीं रहने देंगे और उन्होंने मतदाताओं को आतंकित करके और उसके विरुद्ध हस्ताक्षर करा लिए उसको हटाने के लिए और चुनाव आयोग के पास चले गए। तो उसके बीच में सत्ता चली जाएगी और ये माफिया जो है उसको रहने नहीं देंगे और माफिया अपनी पसंद का जनप्रतिनिधि चुनवा लेंगे। ये तो लोगों की इच्छा के विरुद्ध होगा, ये तो लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, रिकॉल की पावर भी भारत जैसे देश में नहीं मिलनी चाहिए जहां अभी भी प्रजा जो है बहुत निरीह हालत में, अभी भी जो आम जन जिसको कहते हैं वो बहुत निरीह हालत में, तो उसके खतरनाक परिणाम होंगे। तो इसलिए वापस ले लिए गए थे। लेकिन लोग जो है उस समय लोगों ने जो मतदान किया था जनता पार्टी के पक्ष में, उसमें एक बड़ा कारण जो संविधान में बड़े बदलाव की जो सपना दिखाया था जनता पार्टी ने, वो भी एक बड़ा कारण था। तो संविधान में बदलाव के आधार पर जनता पार्टी सत्ता में आई थी उस समय। देखिए उसके बाद में जब राजीव गांधी आए तो राजीव गांधी ने दल बदल का विरोधी कानून को लागू किया, संविधान में बड़े बदलाव का कदम उठाया। उन्होंने 21 की मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के और 18 वर्ष की, यह भी संविधान में बड़ा मौलिक बदलाव था। लेकिन इन बदलावों का विरोध नहीं हुआ, इन बदलावों का तो स्वागत हुआ। लोग इससे खुश हुए, युवाओं में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। इसी तरीके से उन्होंने जो है वो इनको नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायती राज के चुनावों को संवैधानिक दर्जा दिया और जो उसमें जो है दलितों के अलावा पिछड़ों को और महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था भी की, जो समाज व्यवस्था में आधारभूत स्तर तक क्रांतिकारी बदलाव लाने की एक जो मांग को पूरा करने वाली थी। तो इसका भी व्यापक स्वागत हुआ। ये बात दूसरी है कि इन कदमों के बावजूद भी 5 साल बाद ही राजीव गांधी को सत्ता से हटना पड़ा था। लेकिन वो पर भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रभावी हो गया था। लेकिन संविधान के में उन्होंने कोई छेड़छाड़ की है ये आरोप लगा के और लोग उनके खिलाफत हुए हों, तो संविधान में उन्होंने इतने बड़े बड़े बदलाव करिए थे इसकी वजह से कोई नकारात्मक माहौल नहीं बना था, बल्कि उनके सकारात्मक माहौल ही बना था, उनके पक्ष में समर्थन ही बढ़ा था। लेकिन वो दूसरे कारण से वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को का सामना ढंग से नहीं कर पाए, उसको फेस नहीं कर पाए, इसलिए वो चले गए। वो एक अलग बात है। उसके बाद में जब अटल जी बने शुरुआत में मैं प्रधानमंत्री, तो सन 2000 में उन्होंने संविधान समीक्षा एक आयोग गठित किया। उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सेवानिवृत्त जो प्रधान न्यायाधीश थे वेंकटरमैया, उनकी अध्यक्षता में गठित किया और उसमें संविधान में बहुत मौलिक परिवर्तन करने की भावना से उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग गठित किया। उस समय क्या था कि गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया था और गठबंधन सरकारें जो है ये देखा जा रहा था कि वो एक तरह से ब्लैकमेलिंग का शिकार रहती है। जो उसका समर्थन करने वाले जो दल रहते उनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार रहती है, इसलिए उसको बहुत ही उसको गलत काम करने पड़ते वो ऐसी व्यवस्था में प्रधानमंत्री। और भारतीय जनता पार्टी की तो उस समय नीयत ही यही थी कि वो गठबंधन में ही सरकार में आ सकती थी, वरना उसको मुस्लिम वोट मिलता नहीं था। और उस समय जिसको कोई एक भी मुस्लिम वोट न मिले वो पार्टी अपनी दम पे बहुमत में आ सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अटल जी ने सरकार तो बना ली थी, लेकिन
कई दलों के सहयोग से, और उन्हें पता था कि आगे भी अगर उन्हें जनता मौका देगी तब भी उन्हें कई दलों का सहयोग लेना पड़ेगा, उन दलों की फिर बात भी माननी पड़ेगी। तो वो जो काम करना चाहते अपने मन से अच्छे काम वो नहीं कर पाएंगे, वो सहयोगी दल अपने स्वार्थों के मुताबिक उन्हें काम करने को मजबूर नहीं करेंगे। तो उस समय ये विचार पनप रहा था कि इसमें ये संसदीय प्रणाली की वजह से ये गलतियां हो रही हैं, तो इसलिए सरकार को संसद के प्रति जवाबदेही से मुक्त किया जाए। मतलब सांसद जिस प्रधानमंत्री को चुने वो सरकार का मुखिया हो, इस व्यवस्था की बजाय राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया जाए, जैसे अमेरिका में, और राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाए और उसे सांसद चाहे भी तो उसे कार्यकाल पूरा होने के पहले हटा ना सके, तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम होगा। और इस विचार का समर्थन न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि बुद्धिजीवियों का, तटस्थ बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग भी कर रहा था, और लोग भी इस विचार से प्रभावित होते थे और एक तरह से सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे जब ये विचार आम लोगों के सामने भी रखा जाता था। फिर भी इस विचार पर अमल नहीं करा सकी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ये व्यवस्था दे चुका है कि संविधान में आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन फंडामेंटल नहीं बदल सकते, और फंडामेंटल में संसदीय प्रणाली भी शामिल है। तो इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से वो खारिज हो जाएगी आपका वो आपका प्रस्ताव, इसलिए आपकी खामखा में फजीयत होगी, जगहसाई होगी। तो फिर उसके बाद में तो संविधान समीक्षा आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और सरकार उस कदम से पीछे हटी। उसके बाद में भी परिवर्तन होते रहे, कोई बड़ा परिवर्तन तो नहीं याद आता लेकिन परिवर्तन तो होते रहे। अब जो है जब मोदी सरकार आई तब फिर मोदी की लोकप्रियता तो अटल जी से भी कोई बहुत आगे है। मतलब आज जो है मोदी के बाद दूसरे नंबर में जो लोकप्रियता में जिस नेता का नाम लिया जाता है वो राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी और मोदी के बीच में लोकप्रियता में जमीन आसमान का अंतर। तो आज राष्ट्रपति प्रणाली के लिए तो अनुकूल जो है समय अटल जी के युग से तो बहुत अनुकूल समय है, और आज अकेले दम पर बहुमत में भी है वो जो है भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार। तो मोदी जी की सरकार ने इरादा बनाया और उसके लिए जनमत को तैयार करने की कोशिश की, और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में मजबूर कर दें अगर ऐसे बदलाव को स्वीकार करने के लिए। तो इसके लिए एक टीम को लगाया गया जिस टीम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, तत्कालीन विधि मंत्री किरण रिजिजू थे, जिन्होंने ये कहना शुरू किया कि संविधान में सब कुछ बदला जा सकता है, क्योंकि भारत में सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है कि जो संप्रभुता है वो जनता में नियत की गई, और जनता क्या चाहती इसकी अभिव्यक्ति वो जो चुनी हुई सरकारों में जो सरकार चुनी जाती उसी में होती। तो वो तो जब जनमत सबसे ऊपर है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कोई बाधा नहीं बन सकता, इसलिए हम कुछ भी बदल सकते, कोई भी चीज फंडामेंटल नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं है। उन्होंने एक ऐसा कहना शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा बुरा लगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में टकराव की परिस्थिति बनी, एक शीत युद्ध जैसा शुरू हो गया। और उस शीत युद्ध के बाद में जब कुछ प्रसंग ऐसे आए जहां मोदी जी ने महसूस किया कि हमारी सरकार को नुकसान हो सकता है, तो फिर मोदी जी ने अपने आप को ड्रॉप कर लिया उस विचार से, और उन्होंने किरण रिजिजू को जो है वो उनका मंत्रालय बदल दिया, उनको विधि मंत्रालय से उनकी छुट्टी कर दी, ताकि तब सुप्रीम कोर्ट का शांत हुआ, तब वो सुप्रीम कोर्ट के कोप से बच सके। इसके बाद में फिर भी चर्चाएं चलती रही कि संविधान में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश आगे चल के वो कर सकते हैं, आगे चल के सुप्रीम कोर्ट अपने अनुकूल सुप्रीम कोर्ट को तैयार करने का, प्रतिबद्ध न्यायपालिका तैयार करने की भी प्रयास शुरू कर गए, वो भी देखे गए। तो अब फिर भी एक चर्चा चलती रही, लेकिन इस बीच में मैं जो सामाजिक न्याय के मोर्चे पे संविधान का मूल है क्या, ये तो तकनीकी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन ये समझना चाहिए कि भारतीय संविधान है क्या। भारतीय संविधान में जो शासन की नियमावली है वो तो जो भारत संघ अधिनियम 1935 है उसको ही लगभग ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया।
तो अब वो तो उसमें तो समय समय पर अंग्रेज रहते तब भी परिवर्तन होते रहते, तो उनका परिवर्तन करना, वो तकनीकी बदलाव के परिवर्तन करने से वो तो परिवर्तन होते रहेंगे, उन परिवर्तनों का कहीं कोई जनता में विरोध नहीं हो सकता। लेकिन बात ये, जब ये कहा जाता कि बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात मोदी कर रहे, जब इस बात का लोगों को एहसास कराया जाता तो फिर जो दलित और पिछड़ों में फिर दलित और पिछड़े चौकन्ना क्यों हो जाते कि बाबा साहब का जब नाम जोड़ा जाता तो उसका मतलब होता है कि संविधान की जो दिशा निर्धारित की गई, जो मूल तत्व, नियमावली मूल नहीं, जो दिशा निर्देशक सिद्धांत हैं, जो प्रस्तावना है और चीजों में जो चीजें शामिल गई, समता, स्वतंत्र और बंधुत्व का जो प्रस्तावना में शामिल किया गया, जो लक्ष्य संविधान का, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात की गई है, उसमें जो है हर धर्म के लोगों के लिए उनकी धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। ये संविधान के मूल तत्व, ये संविधान की आत्मा, इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ये इन तत्वों को बनाए रखते हुए ही नया संविधान आप बना सकते हैं। लेकिन जब ये बताया गया कि नहीं, इस आत्मा को ही खत्म कर देना चाहती मोदी सरकार, तो फिर जो है इसकी विपरीत प्रक्रिया पहली बार शुरू हुई संविधान के बदलाव के नाम पर। वरना जनता में उसके पहले संविधान के बदलाव के लिए विपरीत प्रक्रिया नहीं होती थी, अनुकूल प्रक्रिया होती। और उसकी कुछ जो इस तरह से जो प्रीवियस जो वो था, कंडक्ट था जो सरकार का, उसकी वजह से ऐसी आशंकाओं को बल भी मिला। क्योंकि जैसे इस सरकार ने लेटरल एंट्री जैसा एक कदम उठाया, ये जो आईएएस अधिकारी नियुक्त करेंगे, तो आईएएस अधिकारी वो केवल संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से नहीं लिए जाएंगे, बल्कि कुछ आईएएस अधिकारी जो प्रोफेशनल्स हैं विभिन्न, और उसमें उच्च दर्जे के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको सीधे आईएएस बनाया जा सकता है। तो उसमें आरक्षण का प्रावधान गोल कर दिया गया। तो उसी समय ये बात कही गई कि आरक्षण को निष्प्रभावी करने के लिए ये सरकार ने ये युक्ति अपनाई है। तो तब लोग चौकन्ना हुए। फिर ये हुआ कि कहीं कुछ भर्तियां ऐसी हुई कि उन भर्तियों में प्रश्न चिन्ह लगा के उनमें आरक्षण के कोटे को पूरा नहीं किया गया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार में जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है, उसने शिक्षकों की भर्ती की, तो ये सामने आया कि हाईकोर्ट ने सीट को पकड़ा कि उसमें जो है पिछले वर्ग का जो आरक्षण कोटा है उसको पूरा नहीं किया गया। तो ये लोगों के, ये पिछले वर्ग के अंदर ये भावनाएं घर करने लगी, दलितों के वर्ग के अंदर, कि ये सरकार जो है कोई ना कोई कपट करके और ये जो आरक्षण का लाभ, जो आरक्षण की व्यवस्था भी लागू की गई है, जिसको खत्म करना चाहती है। और उसके बाद में जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पकड़ा और ये कहा कि जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि ये पता चल सके कि किन वर्ग की आबादी कितनी हो गई है और उनकी प्रशासन में कितनी हिस्सेदारी है, और उनकी आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए जो है आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। और वो सरकार जो है इस पर गोलमोल होने लगी, सरकार जो है डगमगाने, सरकार इधर उधर की बातें करने लगी। तो फिर मतलब आशंका बढ़ी। राहुल गांधी ने कहा कि जो भारत सरकार को चलाने वाले 90 सचिव होते हैं, उनमें केवल 3 ओबीसी के। तो अब सरकार ने ये नहीं कहा कि नहीं, ये तो मनमोहन सिंह की सरकार के समय में ये था, और निश्चित रूप से रहा होगा। कांग्रेस भी कोई बहुत बड़ी ऐसी नहीं थी पिछले वर्ग की। लेकिन अच्छी बात ये कि राहुल गांधी ने मान ली कि हमारी पार्टी ने भी गलतियां की, लेकिन इनको ये कहना ही चाहिए, या तो इनको ये कहना चाहिए था राहुल गांधी गलत बोल रहे, 3 से नहीं ज्यादा संख्या, अगर 3 थी तो इनको कहना चाहिए था कि ये पिछली सरकारों में भी इतने ही कम पिछले वर्ग के रहते रहे, ये गलती थी, हम आगे चल के इसको सुधार देंगे और पर्याप्त संख्या, पर्याप्त प्रतिनिधित्व उनको पिछले वर्ग को और दलितों को भारत सरकार के सचिव मंडल में देंगे। लेकिन ऐसा आश्वासन भी नहीं सरकार देने को तैयार नहीं हुई। तो ये बढ़ा कि नहीं, सरकार के मन में कहीं ना कहीं खोट है, इसकी वजह से सरकार के प्रति आशंकाएं बढ़ी। तो फिर ये कहा गया कि इसको जड़ से ही समाप्त करने के लिए आरक्षण को तो सक्षमता के नाम पे ये संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, और साथ ही साथ में देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, ताकि जो धार्मिक स्वतंत्रता जो सुनिश्चित की गई है उसको खत्म किया जा सके, और जो आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया, आर्थिक न्याय पर तो कुठाराघात करने का काम उसने भी किया, मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था, जिससे SEZ को
को स्वीकार कर लिया था SEZ की व्यवस्था को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पे पता चला कि श्रमिक हड़ताल नहीं कर सकते, श्रमिक पता चला कि वहां पुलिस को कोई, श्रमिकों को कोई अधिकार दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन नहीं आ सकता। तो ये एक मजदूरों के अधिकारों पर चोट थी और मजदूरों को जो कारपोरेट है उनके हवाले मजदूरों का भाग्य कराने की कोशिश की थी। तो इस पर तो मनमोहन सिंह की सरकार का भी विरोध किया था। तो चाहे सामाजिक न्याय के विरुद्ध कोई सरकार कदम उठाने की रक्षा रखती हो या आर्थिक न्याय के विरुद्ध रखती हो, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये बात जब सामने आ गई कि नहीं, सरकार जो है सरकार की नीयत सामाजिक न्याय के मामले में ठीक नहीं है। वैसे भी उसने जिस धार्मिक व्यवस्था को बढ़ाने की ओर, जिस धार्मिक व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रही है, उसका साहित्य चीख चीख कर कहता है कि नहीं, जाति के आधार पर चीन चीन के रेवड़ियां बांटी जानी चाहिए। जाति के आधार पर किसको पद दिया जाए, ये जाति के आधार पर तय किया जाए। किसको संपत्ति का अधिकार हो, ये जाति के आधार पर तय किया जाए। किसको सम्मान मिले, ये जाति के आधार पर तय किया जाए है। और बाकी जो है कृपा भाव तो माना के दया का भाव तो रखे, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था की सोच है उसको समाप्त न किया जाए। जब धर्म को बढ़ावा देने के नाम पर, जब उस ढंग की व्यवस्थाओं को महिमा मंडित करने के लिए, उस ढंग के साहित्य को, ढंग के दर्शन को जब महिमा मंडित किया जाने लगा, तो वो आशंकाएं और ज्यादा बढ़ गई दलित और पिछड़ा वर्ग में। और इसलिए वो लोग जो है इसलिए वो संविधान, बाबा साहब के संविधान बचाने से बात पूरी नहीं होगी। संविधान में तो हमने पहले भी कहा कि संविधान में बदलाव के नाम पर तो वोट मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान से बहुत सारी चीजें सामने आ जाती। वो जो मूल तत्व है, जो जिससे संविधान की आत्मा की जा सकती है, जिसमें सामाजिक न्याय की भावना निहित है, आर्थिक न्याय की भावना निहित है। बाबा साहब ने आर्थिक न्याय के मामले में भी, मजदूरों के अधिकारों के मामले में, मजदूरों के अधिकार सुनिश्चित करने के भी जितने कानून बने, उनकी नींव रखने का भी काम उन्होंने किया। और आज कारपोरेट जिस ढंग से मनमोहन सिंह सरकार के समय ही सरकारों पर हावी हो रहा है, उसमें उनको व्यर्थ बनाने की कोशिश हो रही है। आज कोई न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कोई मूल्य नहीं रह गया, इसलिए 9-9 हजार रुपए पे काम कराया जा रहा है। पिछली बार मैं चौकीदार हूं करके, और उन्होंने चौकीदारों की बड़ी सहानुभूति प्रधानमंत्री जी ने अर्जित की थी। लेकिन अभी आंकड़ा ताजे सामने आया कि चौकीदार को भुला बैठे। चौकीदारों को उत्तर प्रदेश में केवल 2,500 रुपये महीने पर 2,500 रुपये महीने पारिश्रमिक के नाम पे दिए जा रहा है। ये तो सरेआम धज्जियां उड़ाना है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की। तो ये आर्थिक न्याय, किसी भी तरह के न्याय के विरुद्ध कदम उठाने की इजाजत नहीं, किसी भी न्याय के विरुद्ध व्यवस्थाओं करने वाले संविधान को लागू करने की इजाजत यहाँ का जनमानस नहीं देगा। इस मामले में सरकार की नीयत बहुत साफ रहनी चाहिए। इस मामले में मैं उसको प्रतिबद्ध रहना चाहिए। बाकी ये गलतफहमी दूर कर लेना चाहिए कि जरूरत पड़ेगी तो संविधान में बदलाव के लिए सरकार स्वतंत्र है। गलतफहमी दूर करना चाहिए कि हम संविधान में बदलाव का जो है मुद्दा आप कभी नहीं उठाएंगे। नहीं, इस मामले में ये धारणा न बनाई जाए कि इस चुनाव ने सरकार के हाथ बांध दिए। नहीं, अगर वो एक सकारात्मक भावना से, अगर वो एक औचित्य उसका सामने लाते हुए अगर संविधान में चाहे जितने बड़े बदलाव की बात करें, उसका स्वागत होगा और उसको स्वीकार किया जाएगा। और उसके लिए समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियों के अनुसार संविधान को, हर विधान को बदलने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए सरकार को अपने आप को तैयार रहना चाहिए। उस मनोबल पर सरकार के पे कोई बुरा असर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।